9th क्लास। ये फिजिकल एजुकेशन की क्लास है जिसमें हम आपको लेसन नंबर 6 पढ़ा रहे थे, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में हमने आपको पढ़ाया था स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, जो हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में जैसे वंशानुक्रम है, शरीर पोषण, रोग मुक्ति, रहन सहन आदि का प्रभाव पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे भोजन एवं जल द्वारा। भोजन एवं जल के द्वारा भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जिसमें प्रमुख बीमारी है हैजा। और ये हैजा इतनी तीव्र गति से फैलता है और इसे हम विसूचिका रोग भी कहते हैं। और सभी को पता है कि हैजा मुख्यतः किससे फैलता है? ये बहुत तेजी से मक्खियों के द्वारा फैलती है। और ऐसे इलाके में जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जहाँ पर बहुत गंदगी होती है, और ऐसी जगह में ये रोग बहुत तीव्र गति से फैलता है। और यह रोग किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकता है। और हैजा फैलने के कारण, इस रोग के उत्पन्न होने का कारण विब्रियो कॉलरी या कोमा बेसिलियस नामक जीवाणु है। ठीक है, ये इस जीवाणु के कारण फैलता है, कोमा बेसिलियस। और ये जीवाणु कॉमा मतलब जब दो शब्दों के बीच में जो हम छोटा कॉमा लगाते हैं, उस छोटे से इसका आकार है उस छोटे से कॉमे के बराबर होता है। इन रोगाणु को अणुवीक्षण यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। और ये जीवाणु पानी में ज्यादा पनपते हैं और इन जीवाणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मक्खियां संवाहक का कार्य करती है। और इस रोग का रोगाणु व्यक्ति के वमन तथा दस्त के द्वारा उसके शरीर से बाहर निकलता है और जल, दूध तथा भोजन के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर इसको रोगी बना देता है। अर्थात मतलब जहाँ पे मक्खियां होती हैं, मक्खियां इन जीवाणुओं को फैलाने का कार्य करती है और जिस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है उसमें ये तेजी से फैलता है। संप्राप्ति काल, हैजे को संप्राप्ति काल 2 से 5 दिन होता है। और रोग के लक्षण है, इस रोग को प्रकट करने वाले लक्षण निम्न प्रकार के। अगर इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देंगे तो समझा जाएगा कि हैजा के लक्षण हैं। इसका जीवाणु बड़ी तीव्रता से फैलता है और रोगी को उल्टी या मांड के समान दस्त दोनों साथ साथ होते हैं। मतलब दस्त भी लग जाता है और उल्टी भी होती है। पेशाब आना बंद हो जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिस कारण प्यास अधिक लगती है। आंखों में पीलापन होने से उसके नीचे गड्ढे हो जाते हैं और शरीर ऐंठने लगता है। शरीर का तापमान कम होकर ठंडा होने लगता है और होठों का रंग पीला पड़ने लगता है तथा कभी कभी तो रोगी को ज्वर हो जाता है और कमजोरी भी बढ़ जाती है। मतलब अगर ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और हैजे के रोगी के लिए निम्न उपचार, और इसके उपचार हैं: रोगी को हैजे का संदेह होते ही अमृत धारा देनी चाहिए, रोगी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और रोगी को ORS घोल देते रहना चाहिए जिससे उसके शरीर में पानी की कमी न हो। रोगी को उबलता हुआ पानी दे तथा दस्त कम होने पर चावल का मांड, संतरे, मौसम्बी का जूस, फटे दूध का पानी और मट्ठा, सब्जियों का सूप थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे देते रहना चाहिए। और रोकथाम के उपाय हैं: परिवार के सदस्यों को रोगी से अलग कर देना चाहिए। अगर यदि परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसे हैजा हो गया है तो ऐसे व्यक्ति को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रखना चाहिए। जिन दिनों हैजा फैलने की संभावना हो या हैजे का प्रकोप गांव या शहर में शुरू हो गया हो तो टीका लगवा लेना चाहिए। रोगी के मलमूत्र वमन पर DDT डालकर रोगाणुओं को नष्ट कर देना चाहिए और बाजार या घर में रखे खुले कटे फल नहीं खाने चाहिए। भोज्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए ताकि मक्खी न बैठने पाए। रोगी के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को डिटॉल या लाल दवा के घोल से भली प्रकार हाथ धोकर ही कुल्ला करना चाहिए। अगर हम इतनी सफाई रखेंगे तो ये रोग से बचाव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, एक तो हमने पढ़ लिया हैजा, अब नेक्स्ट है मियादी बुखार मीन्स टाइफाइड। अशुद्ध जल या ऐसी जल के द्वारा पकाए गए आहार के माध्यम से फैलने वाले रोग में एक मुख्य संक्रामक रोग है टाइफाइड। टाइफाइड में मोस्टली किससे फैलता है? अशुद्ध जल और अशुद्ध जल से बनने वाले खाद्य पदार्थ। इस रोगों को टाइफाइड का मोतीझरा आदि नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः इसकी अवधि का समय निश्चित होने के कारण इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। यद्यपि रोग इतना भयंकर नहीं है, लेकिन इस रोग की अवधि लंबी होती है जिससे रोगी काफी दुर्बल हो जाता है।
यदि अगर मतलब किसी को अगर टाइफाइड हो जाता है तो वो दुर्बल इसलिए हो जाता है क्योंकि टाइफाइड एक लंबी बीमारी है, और इस लंबी बीमारी जब तक ये टाइफाइड बना रहेगा मनुष्य सही प्रकार से खाना भी नहीं खा पाता, जिससे उसमें कमजोरी आ जाती है। और टाइफाइड रोग होने के क्या कारण है? ये एक संक्रामक रोग है। इस रोग को उत्पत्ति विशेष प्रकार के रोगाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होती है जिसे साल्मोनेला टाइफा कहते हैं। इस रोग के रोगाणु मलमूत्र एवं थूक में पाए जाते हैं और ये वातावरण से जल, दूध एवं भोजन में प्रवेश कर जाते हैं तथा इनके माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति को शरीर में प्रवेश करते हैं, और ये रोगाणु शरीर के अंदर पहुंचते ही आंतों में पहुंच जाते हैं, जहां ये अपनी संख्या में तेजी से वृद्धि करते हैं। इस प्रकार एक स्वस्थ व्यक्ति रोगी बन जाता है। मतलब किस प्रकार देखा, अपने जीवाणु शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। और इसके लक्षण है, इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में सिर में दर्द होता है तथा व्यक्ति में बेचैनी महसूस करने लगता है, और सिर दर्द के पश्चात उस व्यक्ति के शरीर का तापक्रम भी तेजी से बढ़ने लगता है, और रोगी का तापक्रम 103 डिग्री एफ से 105 डिग्री एफ तक चला जाता है, और प्रातः के समय ज्वर कम तथा शाम के समय ज्वर बढ़ने लगता है। प्रातः मतलब सुबह के समय कम हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते वो ज्वर फिर तेज होने लगता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे सफेद रंग के दाने भी निकल आते हैं। इस रोग में छोटी छोटी आंतों में सूजन आ जाती है तथा ग्रंथियां निकलती है, जिस कारण इसे आंत ज्वर भी कहते हैं। और इसके उपचार के लिए हमें क्या ध्यान रखना होगा? इसके उपचार के लिए हमें रोगी को तुरंत कुशल चिकित्सक को दिखाना चाहिए। अगर कभी भी कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं रोगी के शरीर में, तो सबसे पहला है उसका ये स्टेप होगा कि हमें तुरंत उसे चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उसकी सलाह लेनी चाहिए। रोगी को एक अलग कमरे में पृथक रूप से रखना चाहिए। रोगी के मल मूत्र थूक को नष्ट कर देना चाहिए या उन पर जीवाणुनाशक घोल डाल देना चाहिए। रोगी को पानी उबाल कर देना चाहिए तथा उसके हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। इस रोग से टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है तथा क्लोरोमाइसिटिन इस रोग को एचो कैप्सूल है तथा रोगों को चिकित्सक की सलाह से दूध, चाय तथा फलों का रस भी दिया जाना चाहिए, है ना। कभी भी अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है तो सबसे पहला स्टेप है कि चिकित्सक को आपको दिखाना चाहिए, उसके परामर्श से ही दी गई दवाइयों का सेवन करना चाहिए। अब इसके रोकथाम के उपाय हैं। रोग फैलने की संभावना होती है, टाइफाइड के टीके लगवाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति रोगी हो जाए तो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी जानी चाहिए, और इन दिनों में तरल पदार्थ, पानी व दूध आदि उबालकर पिया जाना चाहिए। मक्खियां रोग फैलाती हैं, तब मक्खियों को नष्ट करने के लिए डीटीटी का छिड़काव कर देना चाहिए। रोगी के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली प्रत्येक वस्तुओं को विसंक्रमित करते रहना चाहिए तथा चिकित्सक की सलाह से रोगी को हल्का तथा कम मात्रा में भोजन दिया जाना चाहिए। अर्थात मतलब जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वह भोजन सही से नहीं कर पाता, तो ऐसे स्थिति में उसे उसी के अनुसार भोजन दिया जाता है, क्योंकि जब मनुष्य बीमार हो जाता है तो वो गरिष्ठ भोजन नहीं खा पाता है, तो उसे हम तरल पदार्थ देते हैं, जैसे दलिया हो गया, दाल हो गया, उबली हुई दाल हो गया, फलों का जूस हो गया, तो ऐसे ही खाद्य पदार्थ हमें देने चाहिए। अब है पेचिस। अब हम सी में पढ़ेंगे पेचिस। हमने अभी पढ़ा हैजा पढ़ा है, तो हैजा मक्खियों के द्वारा फैलता है, और टाइफाइड मियादी बुखार किससे फैलता है? ये अशुद्ध जल से। अब हम पढ़ेंगे पेचिस। पेचिस भी अशुद्ध जल के द्वारा फैलने वाला एक रोग है। इस रोग में व्यक्ति को बार बार दस्त आते हैं, और इस रोग के जीवाणु जल तथा भोजन के द्वारा शरीर में पहुंचकर इनकी संख्या तीव्रता से बढ़ाते हैं। इस प्रक्रिया का परिणाम पेट में भयंकर ऐंठन व दर्द होने लगती है। जब पेचिस हो जाता है तो क्या होता है? पेट ऐंठने लगता है, उसमें दर्द भी। और इसके बाद है पेचिस रोग होने के क्या कारण है। पहला तो है एम्बिक पेचिस, ये एमीबा नामक सूक्ष्म जीवाणु से उत्पन्न होता है। बेसिलरी पेचिस से बेसिलरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि पेचिस रोग के रोगाणु कैसा होता है, और ये शरीर में प्रवेश करने से व्यक्ति को पेचिस लग जाती है। उसके लक्षण हमें प्राय सभी को पता है। इसके आमतौर के लक्षण, एक दिन में 4 से लेकर 25 बार दस्त हो जाते हैं, और दस्त के साथ श्लेष्मा तथा रक्त दोनों ही आते हैं। रोग की भयंकर स्थिति में तेज ज्वर तथा हड्डियों में दर्द होने लगता है। और एम्बिक पेचिस में ज्वर नहीं आता है, लेकिन बेसिलरी पेचिस तेजी से ज्वर आ जाता है। ये इसके लक्षण है। तो इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? उपचार के लिए हमें डॉक्टरी सलाह और परामर्श के अनुसार ही इलाज करना चाहिए। और पेचिस से इसल बगोल की
भूसी दही के साथ खाने में दी जानी चाहिए। रोगी को हल्का तथा सुपाच्य आहार दिया जाना चाहिए। चाहे मियादी बुखार हो, टाइफाइड हो या चाहे कोई भी प्रकार का बीमार हो, तो एक कॉमन चीज है कि व्यक्ति को हमें हल्का भोजन देना चाहिए। और इसके रोकथाम के लिए हमें मक्खियों की रोकथाम के लिए सभी संभव उपाय किए जाने चाहिए तथा खाद्य सामग्रियों को मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए और रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए तथा इसके मल को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। कॉमन चीज है ना सब में कि हमें अपने आसपास घर में तो हम सफाई रखते ही हैं, साथ ही हमें घर के आसपास भी सफाई रखनी चाहिए जिससे कि गंदगी न रहे, और जितनी गंदगी रहेगी मक्खियां उतनी ही रहेंगी, जिससे कि बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपने साथ हमें अपने आसपास के वातावरण को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, हमारा डी है अतिसार। ये अतिसार जल तथा भोजन के माध्यम से फैलने वाला एक अन्य संक्रामक रोग अतिसार भी है। ये रोग भी पाचन तंत्र से संबंधित होता है और ये रोग प्रकोप बरसात के मौसम में बच्चों में अधिक फैलता है, क्योंकि बरसात में क्या होता है, गंदगी अधिक होती है, सब जगह पानी पानी होता है और जब पानी भरने से क्या होता है, मक्खी मच्छर पनपने लगते हैं और ये रोग भी तेजी से फैलने लगता है। और इसके कारण है दूषित भोजन, अशुद्ध जल, सड़े गले व कटे फल तथा दूध से ये रोग होता है। इस रोग का एक प्रमुख कारण एक जीवाणु होता है जिसके संक्रमण से बच्चों में रोग प्राय हो जाया करता है। निरंतर अपच, अनियमित भोजन ग्रहण करने से रोग का आक्रमण शरीर पर हो सकता है। इस रोग के संक्रमण में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। और इसके लक्षण क्या हैं? अतिसार के रोगी को निरंतर दस्त होते रहते हैं। बालकों में इस रोग से होने वाले दस्त अत्यधिक पतले तथा हरे रंग के होते हैं और निरंतर दस्त होने से स्थिति मल के साथ साथ रक्तस्राव भी होने लगता है। और अगर निरंतर दस्त होंगे तो क्या होगा, शरीर में उतनी ही कमजोरी आ जाती है और पानी की कमी हो जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकित्सक को दिखाना चाहिए और उसकी सलाह अवश्य ली जानी चाहिए। और शरीर में पानी की कमी हो जाने से भी बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए कुछ रोगियों को संक्रमण या दुर्बलता के कारण हल्का ज्वर भी हो जाता है। तो ऐसी चीजों को हमें अनदेखा न कर उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और परामर्श चिकित्सक की ली जानी चाहिए। अब है उपचार। इसके उपचार के लिए हमें क्या करना होगा? वर्षा काल में इस रोग के होने से अधिक संभावना होने के कारण जल को उबाल कर पीना चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि जल जहां तक हो जल सभी को उबाल कर ही पीना चाहिए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो। बच्चों के गाय भैंस का दूध सदैव उबाल कर ही दिया जाना चाहिए, कच्चा दूध कभी नहीं देना चाहिए। जीवन रक्षक घोल इलेक्ट्रॉल का पाउडर गर्म पानी में घोलकर थोड़ी थोड़ी देर बाद देते रहना चाहिए, जिससे कि मनुष्य के शरीर में पानी की कमी की पूर्ति होती है। और इसके रोकथाम के लिए उपाय है कि हमें BCG का टीका लगवाना चाहिए और साथ ही मक्खियों को नष्ट करने के लिए स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब आज हमने आपको 3-4 बीमारियों के बारे में बताया था, जैसे हैजा है, मियादी बुखार है, पेचिस है और अतिसार। तो इन चारों बीमारी में क्या कॉमन था कि सफाई स्वच्छ रखना चाहिए, हमें खुद और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, है ना। साथ ही साथ अगर ऐसा कोई लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत चिकित्सक की परामर्श लेनी चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट वायु द्वारा हम आपको आपके अगली क्लास में पढ़ाएंगे। क्लियर?